तो साथियों, इस व्याख्यान माला में जिसकी श्रृंखलाएं जारी हैं और आज हम तीसरी और अंतिम श्रृंखला पर बात कर रहे हैं। तो इस व्याख्यान माला में जो सीपीआई से डब्ल्यूएसपी तक कम्युनिस्ट आंदोलन की एक सदी, इस चर्चा में हम तीसरे लेक्चर पर आज बात कर रहे हैं, जिसका विषय है चौथा अंतर्राष्ट्रीय और बीएलपीआई के गठन से वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी तक। तो आप सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और उसे 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर ये व्याख्यान माला, ये श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसकी तीसरी कड़ी, तीसरी और अंतिम श्रृंखला हम आज वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर आयोजित कर रहे हैं। तो इससे पहले की दोनों लेक्चर्स में हमने बात की थी, पहले लेक्चर में हमने बात की थी किस तरह से सीपीआई का गठन हुआ 1920 में और किस तरह से स्टालिनवाद के फंदे में उसका विकृतीकरण हुआ। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी 1930 के बाद पतनशील सीपीआई के काले इतिहास पर। कल हमने इस पर रोशनी डाली थी कि किस तरह से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का, स्टालिनवादी पार्टी का काला इतिहास था और किस तरह से तीसरे इंटरनेशनल के फंदे में फंसी हुई ये पार्टी, स्टालिनवादी इंटरनेशनल के फंदे में फंसी हुई पार्टी, इसने अपना ऐसा काला इतिहास रचा जो आज भारत में और पूरी दुनिया में शर्म का विषय है। लेकिन साथ ही हमने ये कहा था कि सीपीआई का इतिहास कम्युनिस्टों का इतिहास नहीं है, सीपीआई का इतिहास स्टालिनवादियों का इतिहास है, सीपीआई का इतिहास लेनिनवादियों और ट्रॉट्स्कीवादियों का इतिहास नहीं है। इस इतिहास का, सीपीआई के इस काले और शर्मनाक इतिहास का वास्तव में मार्क्सवाद की चमकती परंपरा से, लाल झंडे से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमने अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को बताया था कि हम इस पर बात करेंगे। आज हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह भारत में कम्युनिस्टों की एक बहुत ही शानदार और लड़ाकू परंपरा मौजूद है। एक ऐसी परंपरा मौजूद है जिस पर स्टालिनवादियों ने जानबूझकर धूल डाल दी और जिस परंपरा को बहुत सारे इतिहासकारों ने सामने रखा, लेकिन वो भारत तक नहीं पहुंच पाया। भारत में भी मैं आपको बता दूं कि 80 के दशक में चार्ल्स इरविन नाम से एक अमेरिकी शोधकर्ता भारत आए थे। वे शोध छात्र थे, इतिहास के छात्र थे और उन्होंने यहाँ रहकर ट्रॉट्स्कीवादी पार्टी पर, ट्रॉट्स्कीवाद के इतिहास पर शोध किया और अपने शोध को उन्होंने एक किताब में, टुमारो इज़ अवर्स नाम से किताब में उन्होंने उसे संग्रहित किया। और ये जो किताब है, इसका जब पब्लिकेशन हुआ अमेरिका से, तो पूरी दुनिया के लिए और विशेष रूप से हमारी पीढ़ियों के लिए, पिछली 2 पीढ़ियों के लिए ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि भारत में एक ऐसा शानदार और ऐसी चमकती हुई परंपरा कम्युनिस्टों की मौजूद रही है जिसे पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दिया गया। और जो गद्दार सीपीआई है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से घात किया, उसके इतिहास को कम्युनिस्टों का इतिहास बनाकर भारत में पेश किया गया। ऐसे शर्मनाक इतिहास को कम्युनिस्टों का इतिहास बनाकर पेश किया गया भारत में, जिसकी आप देखेंगे अभी प्रकाश करात, वृंदा करात और सीताराम येचुरी और दीपंकर भट्टाचार्य जैसे जो नेता हैं वो उसकी दुहाई दे रहे हैं, उसकी दुहाई देते नहीं थक रहे हैं। तो उस इतिहास को कम्युनिस्टों का इतिहास बनाकर यहाँ प्रस्तुत किया गया, यहाँ पेश किया गया, इस शर्मनाक इतिहास को। और ये जो शानदार इतिहास था कम्युनिस्टों का, जो उनकी चमकती हुई परंपरा थी, इसे पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दिया गया। तो आज हम उस पर बात कर रहे हैं। आज हम तीसरे लेक्चर में इस शानदार परंपरा पर, इस इतिहास पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ट्रॉट्स्कीवाद का जो प्रचार भारतीय उपमहाद्वीप पर है,
ट्रॉट्स्कीवाद की जो परंपरा सबसे पहले बननी शुरू हुई, ये भारत से भी पहले श्रीलंका में शुरू हुई। और ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि श्रीलंका जैसा देश, जो एक छोटा सा देश, और उस समय तो ये ब्रिटेन की कॉलोनी था, सीलोन इसे कहा करते थे, सीलोन के नाम से। तो सीलोन में, आज के श्रीलंका में, ट्रॉट्स्कीवाद सबसे पहले पहुंचा। और ट्रॉट्स्कीवाद किस तरह से पहुंचा? ये ट्रॉट्स्की के या चौथे इंटरनेशनल के संपर्क में नहीं पहुंचा, बल्कि वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद थी एलएसएसपी के नाम से, लंका सम समाज पार्टी के नाम से, उस पार्टी के भीतर फूट और विग्रह के रूप में पहुंचा। जब ये पार्टी अपने राष्ट्रवादी तेवरों के साथ, मिलिटेंट राष्ट्रवादी तेवरों के साथ सामने आई थी, एलएसएसपी, लंका सम समाज पार्टी इसका नाम था। उस समय भी इसके अंदर मार्क्सवादी तत्व मौजूद थे, जिन्होंने आगे चलकर हम आपको बताएंगे किस तरह से उन्होंने शानदार भूमिका निभाई। तो ये जो आंदोलन था, ये किस तरह से श्रीलंका में विकसित हुआ, सबसे पहले हम उसे समझ लें, उस पर मैं रोशनी डालूंगा। तो स्टालिनवादी सीपीआई के शर्मनाक और गले सड़े इतिहास के साथ साथ भारत में ट्रॉट्स्कीवादी कम्युनिस्ट आंदोलन का ये जो शानदार इतिहास मौजूद है, इस पर हम बात करते हैं। और इस पर बात करते हुए हम श्रीलंका से शुरू कर रहे हैं। तो श्रीलंका में सीलोन जो उस समय था, उसमें वेलवत्ते मिल की हड़ताल हुई थी। ये ज़बरदस्त हड़ताल थी वेलवत्ते मिल में, जिसमें वहाँ जो दलाल ट्रेड यूनियनें थी, उनके खिलाफ पहली बार जो मार्क्सवादी थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। एक छोटा सा ग्रुप, बहुत ही छोटा सा ग्रुप मार्क्सवादियों का था, जिसमें विशेष रूप से अगर हम चर्चा करेंगे तो गुणावर्दीन भाई जो थे, गुणावर्दीन ब्रदर्स थे, एक ही परिवार से थे वो। और श्रीलंका के वो बहुत बड़े जमींदार थे, जिन्होंने अपनी ज़मीनें भी पार्टी को दे दी थी। तो सबसे पहले वो लोग इसमें सामने आए और एक नए नेतृत्व का इसमें उदय हुआ। 1933 के अंत में हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक ग्रुप वहाँ बनना शुरू हुआ वेलवत्ते मिल हड़ताल के साथ। और इस ग्रुप में मुख्य रूप से 6 सदस्य इसके थे, जिनमें एनएम परेरा थे, कॉल्विन डे सिल्वा थे, लेस्ली गुणावर्दीन, फिलिप गुणावर्दीन और रॉबर्ट गुणावर्दीन, ये तीनों भाई थे। और इनके जो बहन थी और फिलिप की पत्नी, वो भी सब पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे। इन लोगों ने कम करुआ नाम से वहाँ अखबार निकाला, कम करुआ वर्कर नाम से अखबार निकाला। और मजदूर आंदोलन में इन्होंने सीधा हस्तक्षेप करना शुरू किया। इस छोटे से ग्रुप ने, जो 6 लोगों का ग्रुप था, उस समय जिस समय इन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया, उस समय सीलोन के अंदर, श्रीलंका के अंदर, एक तो सीलोन नेशनल कांग्रेस थी, जो हमारी कांग्रेस की तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह, वहाँ एक बूर्जुआ पार्टी थी, बूर्जुआ दक्षिणपंथी पार्टी थी। ये पार्टी संवैधानिक संशोधनों और स्वायत्तता के लिए ब्रिटिश सरकार से याचना करती थी। आपको बताया सीलोन भी भारत की तरह ब्रिटिश कॉलोनी था उस समय, तो उनसे स्वायत्तता की याचना करती थी। और दूसरी जो वहाँ राजनीतिक पार्टी थी, वो सीलोन लेबर पार्टी के नाम से थी, जिसने सीलोन लेबर यूनियन के साथ मिलकर के 20 के दशक में, दूसरे दशक में अच्छा काम किया था, लेकिन बाद में इसका पतन हो गया था। और ये एकमात्र नेता की एक तरह से कठपुतली बनकर रह गई थी, और इसने वहाँ सत्ता के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था। 18 दिसंबर 1935 को यूथ लीगों, जो वहाँ यूथ लीग मौजूद थी, जिनके अंदर मार्क्सवादी तत्व सक्रिय थे, तो उन्होंने मिलकर वहाँ एलएसएसपी की स्थापना की, लंका सम समाज पार्टी की इस तरह से स्थापना हुई। और डी सिल्वा, कॉल्विन डे सिल्वा, जैसे हम बताएंगे आपको कि बाद में वो ट्रॉट्स्कीवादी मूवमेंट का जो है बड़ा नेता बना। कॉल्विन डे सिल्वा जो है वो उसका अध्यक्ष चुना गया लंका सम समाज पार्टी का। फरवरी मार्च 1936 के आम चुनाव में इस पार्टी ने संगठित होते ही 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 2 वो हार गई, लेकिन 2 वो जीत गई। और इन आम चुनावों में ये जो 2 सीट एलएसएसपी ने जीती, लंका सम समाज पार्टी ने जीती, इन 2 सीटों को जीतकर उसे बड़ी कामयाबी तो मिली, साथ में उसे बड़ी मदद भी मिली। इन सीटों का इस्तेमाल उसने सीलोन परिषद के अंदर जबरदस्त क्रांतिकारी प्रचार के लिए किया। और इतिहासकार बताते हैं कि किस तरह से सीलोन परिषद की जो दीवारें हैं, उसके सभा कक्ष की जो दीवारें हैं, वो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ से गूंजने लगी।
उनके अंदर गरीबों और मजलूमों की आवाज़ गूंजने लगी। ये बहुत ज़्यादा वोकल थे, जो दो साथी थे बहुत ही सक्रिय थे, और इनके रहते सिलोन परिषद जो है उसके अंदर मार्क्सवाद का क्रांति का जो प्रचार है, क्रांतिकारी प्रचार है, वो शुरू हुआ। 10 जुलाई 1936 को एक सिंघली साप्ताहिक सम समाज की स्थापना हुई और उसकी शुरुआत हुई। और तमिल में 1938 में सम समर्थम नाम से अखबार शुरू हुआ, यह भी साप्ताहिक था। और 1940 तक इनका दमन होने तक, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इनका दमन होने तक ये दोनों अखबार बहुत ही बेहतरी के साथ काम करते रहे और इन्होंने क्रांतिकारी पत्रकारिता में अपनी जगह बनाई। मजदूरों के बीच में मजदूरों की आवाज़ बुलंद करते रहे और 1939 से इन्होंने युद्ध विरोधी प्रचार छेड़ दिया। युद्ध विरोधी प्रचार बहुत ही मिलिटेंट प्रचार इन्होंने छेड़ा, लेकिन सरकार, क्योंकि अभी तक वास्तविक युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तो सरकार इन्हें जो इग्नोर करती रही। लेकिन 1940 में जैसे ही एक वास्तविक युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ, तो इन दोनों अखबारों का दमन हो गया, इन पर पाबंदी लगा दी गई और इन अखबारों को इनकी प्रेस को पूरी तरह से सीज कर लिया गया। इसके बावजूद जो सिंघली अखबार था सम समाज, उसने अपना अंडरग्राउंड प्रकाशन शुरू कर दिया और वो 2 पेज की शीट में लगातार निकलता रहा। ट्रॉट्स्कीवादियों का शानदार आंदोलन जो है ये चल रहा था। 1938 में आपको बताएं, यहां एक ब्रेकिंग पॉइंट है। 1938 में चौथे इंटरनेशनल की लियोन ट्रॉट्स्की की लीडरशिप में स्थापना हुई थी फ्रांस में। चौथे इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्थापित हुआ था। आप जानते हैं कि हिटलर के सत्ता में आ जाने के बाद, उसके बाद भी जब तीसरे इंटरनेशनल के अंदर विरोध के कोई स्वर नहीं निकले, तो लियोन ट्रॉट्स्की ने घोषणा की कि तीसरा इंटरनेशनल मर चुका है, तीसरे इंटरनेशनल का अंत हो गया है। और लियोन ट्रॉट्स्की और उसके नेतृत्व वाले वाम विपक्ष ने एक नए वाइब्रेंट, एक जिजीविषा वाले अंतर्राष्ट्रीय के बारे में सोचना शुरू किया और यहाँ से चौथे इंटरनेशनल की, चौथे अंतर्राष्ट्रीय की, चौथे कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय की सैद्धांतिक नींव पड़ी। और इस सैद्धांतिक नींव के साथ साथ उसकी राजनीतिक संगठन के लिए कोशिशें शुरू हो गई। 1938 में जाकर चौथे अंतर्राष्ट्रीय का संगठन हुआ। चौथे अंतर्राष्ट्रीय के संगठन के बावजूद एलएसएसपी, लंका सम समाज पार्टी, चौथे इंटरनेशनल के साथ सीधी नहीं जुड़ी, लेकिन लंका सम समाज पार्टी के अंदर विग्रह शुरू हो गया। और आपको बताएं कि जो चौथा इंटरनेशनल है, चौथे इंटरनेशनल के स्थापना के साथ दुनिया भर में ये जो आवाज़ है स्टालिनवादी पतन के खिलाफ, स्टालिनवादियों की नीति के खिलाफ, ये गूंजने लगी। और एलएसएसपी जो शुरू से युद्ध का विरोध कर रही थी, 1939 से एलएसएसपी लगातार युद्ध का विरोध कर रही थी। जून 13, 1940 को पेरिस का पतन हुआ। पेरिस में नाजी फौजें घुस गईं और पेरिस का पतन हुआ फ्रांस में। और इसके साथ ही युद्ध का विरोध करने के लिए सिलोन सरकार ने एलएसएसपी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एलएसएसपी के तमाम नेता गिरफ्तार हो गए। जून 23, 1940 को एक रैली की गई, बहुत बड़ी रैली हुई कोलंबो में, जिसमें हजारों की तादाद में मजदूरों ने हिस्सा लिया। गिरफ्तार नेताओं को, गिरफ्तार ट्रॉट्स्कीवादी नेताओं को रिहा करने की मांग को लेकर इस रैली पर भयंकर दमन हुआ। इस रैली को पुलिस ने बल प्रयोग के जरिए तोड़ दिया और वहां मौजूद नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे दूसरे ट्रॉट्स्कीवादी नेता भी गिरफ्तार हुए। जून 27, 1940 को सिलोन परिषद ने एक रेजोल्यूशन पास किया सर्वसम्मति से, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रॉट्स्कीवादी एलएसएसपी के 2 नेता थे वे गिरफ्तार हो चुके थे। तो सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें 50 लाख जो
सिलोनीज मुद्रा है वो युद्ध फंड में दे दी गई। ट्रॉट्स्कीवादियों के प्रचार के चलते, लंका सम समाज पार्टी के प्रचार के चलते सिलोन में औद्योगिक हड़ताल फैलने लगी, मजदूर हड़ताल फैलने लगी और मई 1941 में ये औद्योगिक हड़ताल अपने चरम पर पहुंच गई, जिसमें मजदूरों के अलग अलग सेक्शंस, जिसमें ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से लेकर म्यूनिसिपल वर्कर्स तक सब शामिल थे, वे बड़ी आम हड़ताल में शामिल हो गए और ये हड़ताल एक आम हड़ताल में बदलती चली गई। और इस हड़ताल का नेतृत्व जो है वहाँ एलएसएसपी कर रही थी। एलएसएसपी बड़े पैमाने पर इसमें शामिल थी। 1941 के मध्य में आप जानते हैं कि सोवियत संघ पर जर्मन हमला हुआ। हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और इस जर्मन हमले के साथ सोवियत संघ के पर ये जो स्टालिनवादी थे एलएसएसपी के अंदर, भारत में भी और श्रीलंका में भी, इन स्टालिनवादियों ने अपना स्टैंड बदल दिया। इन्होंने कहा कि भाई अब सोवियत संघ पर हमला हो गया है, इसलिए अब हम युद्ध का विरोध नहीं करते, बल्कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उनके अंदर हम युद्ध का समर्थन करेंगे। ब्रिटिश सरकार को हम समर्थन देंगे युद्ध प्रयासों में कि वो जर्मनी के खिलाफ लड़े। ट्रॉट्स्कीवादियों ने अपना स्टैंड चेंज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा किसी एक देश के शामिल होने से या ना शामिल होने से युद्ध के मूल चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध में पहले भी साम्राज्यवादी ताकतें हिस्सा ले रही थी, युद्ध पहले भी साम्राज्यवादी ताकतों के बीच में था और अब भी साम्राज्यवादी ताकतों के बीच में है। और इसके अंदर जो दो साम्राज्यवादी शिविर हैं, एक तरफ एलाइज हैं, मित्र शक्तियां हैं, दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स हैं, धुरी शक्तियां हैं। तो इनके बीच में जो युद्ध है दो साम्राज्यवादी ताकतों के, ये सोवियत संघ पर हमला होने या ना होने से इसका चरित्र नहीं बदलता। और ये पूरी तरह ब्रिटेन को सहयोग देना इस युद्ध में पूरी तरह से गलत है। ब्रिटेन के पीछे मेहनतकश जनता को, कॉलोनीज की, उपनिवेशों की मेहनतकश जनता को बांध देना पूरी तरह से गलत है। तो ट्रॉट्स्कीवादियों ने पूरी तरह से इनकार कर दिया इससे, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में सीपीआई के अंदर से ट्रॉट्स्कीवादियों को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन सीलोन में जहां एलएसएसपी पर ट्रॉट्स्कीवादियों का दबदबा था, वहां युद्ध का समर्थन करने वाले स्टालिनवादियों को बाहर निकाल दिया गया। स्टालिनवादियों को एलएसएसपी ने बाहर खदेड़ दिया और एलएसएसपी पर, जो उस समय तक एक मास पार्टी बन चुकी थी, उस पर ट्रॉट्स्कीवादियों का कब्जा हो गया। इसके बाद का जो इतिहास है एलएसएसपी का, वो मिलिटेंसी का इतिहास है, वो जंगजू इतिहास है। और इस इतिहास में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलएसएसपी ने अंडरग्राउंड प्रेस के जरिए बहुत ही शानदार युद्ध विरोधी प्रचार किया। उसने युद्ध के खिलाफ वहाँ मज़दूरों और मेहनतकशों को, विशेष रूप से चाय बागान के मज़दूरों को, ट्रांसपोर्ट मज़दूरों को, म्यूनिसिपल मज़दूरों को बड़े पैमाने पर उसने लामबंद कर लिया युद्ध के खिलाफ। और युद्ध के खिलाफ एलएसएसपी ने एक पूरी मुहिम खड़ी कर दी, जिससे जो सीलोन सरकार है वो सख्ते में आ गई। एलएसएसपी इस बिंदु पर, जैसा मैंने बताया, कि पूरी तरह से ट्रॉट्स्कीवाद की तरफ मुड़ गई और उसने ट्रॉट्स्कीवाद के विरोधी जो स्टालिनवादी थे, जो ब्रिटिश सरकार को समर्थन दे रहे थे, उसके लिए दलाली कर रहे थे युद्ध में, उन्हें बाहर खदेड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ यहाँ सीपीआई, ये जो मोड़ था 1941 के बाद का, और विशेष रूप से भारत में 1942 में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया, जब सीपीआई ने यहाँ आंदोलन से गद्दारी करते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी करते हुए ब्रिटिश सरकार का पक्ष लेना शुरू किया। उसके लिए फौज में भर्तियां शुरू की, उसके लिए युद्ध के लिए चंदा जमा करना शुरू किया और उसने खुफियागिरी शुरू कर दी ब्रिटिश सरकार के लिए। तो इसी तरह से जो स्टालिनवादी सीलोन में खुफियागिरी कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार से सहयोग कर रहे थे, तो उन्हें एलएसएसपी से निकाल दिया गया। भारत में भी साथ साथ सीपीआई, स्टालिनवादी सीपीआई यही सब कर रही थी। तो यहाँ बड़ा दमन शुरू हुआ सीलोन के अंदर, श्रीलंका के अंदर ट्रॉट्स्कीवादियों पर, क्योंकि एलएसएसपी पर ट्रॉट्स्कीवादियों का कब्जा हो गया था और एलएसएसपी जो है वो युद्ध के खिलाफ लड़ रही थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी, उपनिवेशवादियों के खिलाफ लड़ रही थी।
तो ये बड़ा दमन हुआ जिसमें एलएसएसपी के लगभग तमाम नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ एक बड़ी शानदार कार्रवाई जो है वो ट्रॉट्स्कीवादियों ने की, जिसमें जो ऐतिहासिक कार्रवाई है, 7 अप्रैल की रात को ट्रॉट्स्कीवादी नेताओं ने कोलंबो जेल ब्रेक कर दिया। कोलंबो जेल तोड़ दी गई और उसके अंदर से जो नेता हैं एलएसएसपी के, वे जेल गार्ड को भी साथ लेकर भाग निकले। जेल गार्ड जिसने उनकी मदद की जेल ब्रेक में, उसे भी साथ लेकर वे जेल से भाग निकले और ये नेता वहाँ से भागकर जेल गार्ड को भी साथ लेकर भारत आ गए। भारत में पहले से ट्रॉट्स्कीवादी गुट मौजूद थे, कई ग्रुप काम कर रहे थे। कलकत्ता में काम कर रहे थे, कानपुर में काम कर रहे थे, मद्रास में काम कर रहे थे, गुजरात के अहमदाबाद में काम कर रहे थे और इस तरह से कई शहरों में जो है ये ग्रुप काम कर रहे थे। तो यहाँ आकर उन्होंने जो है इन ग्रुपों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उनके पीछे उनकी सारी संपत्तियां जो हैं, जो बची कुची संपत्तियां थी, वो सब नीलाम कर दी गई। सिलोन सरकार ने वो सब नीलाम कर दी और अप्रैल 1942 में भारत में बीएलपीआई का संगठन हुआ और ये बीएलपीआई सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं, बल्कि सिलोन में और बर्मा में भी एक साथ संगठित हुई और इसका नाम भी यही रखा गया, बीएलपीआई, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सिलोन एंड बर्मा। तो ये बहुत ही शानदार कार्रवाई थी जो जेल ब्रेक था, जिसके अंदर एलएसएसपी के नेता जेल तोड़कर आए और भारत में रहकर इन्होंने यहाँ मौजूद ट्रॉट्स्कीवादी ग्रुपों के साथ मिलकर शानदार तरीके से एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी बीएलपीआई का संगठन किया। और मैं भी आपको बताऊंगा कि हम इस बीएलपीआई को एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी क्यों कह रहे हैं। एलएसएसपी जो वहाँ मौजूद थी वो इस बीएलपीआई का सेक्शन बन गई और सिलोन में ये एलएसएसपी बीएलपीआई का सेक्शन बन के काम करने लगी। बीएलपीआई का मतलब था बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एलएसएसपी का मतलब था लंका समसमाज पार्टी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस भारत छोड़ो आंदोलन की, और गांधी ने इसे जानबूझकर शुरू किया था। गांधी जानता था कि जो सीपीआई है, स्टालिनवादी सीपीआई है भारत में, वो गद्दारी करेगी और इस तरह से जो पूरे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की लगाम है वो गांधी के हाथ में आ जाएगी। लेकिन बीएलपीआई ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं किया, बल्कि बीएलपीआई ने अपने तमाम नेताओं और काडरों को का आह्वान किया कि वे भारत छोड़ो आंदोलन की अगली कतारों में शामिल हो जाएं, इसे नेतृत्व दें और कांग्रेस की नीति से बिल्कुल अलग और उसके ठीक उलट भारत छोड़ो आंदोलन को समाजवादी क्रांति की दिशा में निर्देशित करें और भारत छोड़ो आंदोलन को एक नई समाजवादी क्रांति का हॉटबेड बना दें। तो कई हजार जो हैं वो गिरफ्तार हुए, घायल हुए और 1000 लोग जो हैं वो पुलिस की गोलियों से मारे गए भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू में। और इस भारत छोड़ो आंदोलन की अगली कतारों में ट्रॉट्स्कीवादी नेता हिस्सा ले रहे थे। और ठीक इसी समय जब बीएलपीआई इस भारत छोड़ो आंदोलन को न सिर्फ समर्थन दे रही थी बल्कि खुल्लम खुल्ला इसकी अगली कतारों में शामिल थी, स्टालिनवादी सीपीआई इसका खुला विरोध कर रही थी, इसके खिलाफ पर्चे बांट रही थी और इसके नेताओं को गिरफ्तार करा रही थी, ब्रिटिश पुलिस के लिए खुफियागिरी कर रही थी और स्वतंत्रता आंदोलन की पीठ में छुरी घोंप रही थी। तो सीपीआई का जो काला इतिहास है उसमें ये मील का पत्थर है, ये जो उसकी गद्दारी है, ये जो उसका विश्वासघात है, उसका ये कुटिल घात है आंदोलन के साथ, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ। इस समय ट्रॉट्स्कीवादी बीएलपीआई इस आंदोलन को नेतृत्व दे रही थी, इसके नेता और काडर इस आंदोलन के अंदर शामिल थे और इसकी नीति कांग्रेस की दुम पकड़ने की नहीं थी, कांग्रेस की पूंछ पकड़ने की नीति नहीं थी। ये नहीं था कि भारत छोड़ो आंदोलन की पूंछ बनी हुई थी बीएलपीआई, नहीं।
बीएलपीआई की नीति थी कि गांधी की और कांग्रेस की नीति के ठीक विपरीत, जो इसे अहिंसात्मक प्रतिरोध तक सीमित रखना चाहते थे, उसके ठीक विपरीत इसे एक जबरदस्त समाजवादी क्रांति में, सर्वहारा क्रांति में तब्दील कर दिया जाए। 1943 में एक स्टालिनवादी ने पुलिस की खुफियागिरी करते हुए बंबई के अंदर, जहां फिलिप गुणावर्दीन, उनकी पत्नी और उनका छोटा दुधमुआ बच्चा रह रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही गिरफ्तारियों की, ट्रॉट्स्कीवादी नेताओं की गिरफ्तारियों की एक पूरी श्रृंखला शामिल हुई, जिसमें सीलोन से भागे हुए जो तमाम नेता थे, सीलोन जेल से भागे हुए और सीलोन से भारत आए हुए जो नेता थे, उन्हें एक एक करके इन स्टालिनवादियों ने गिरफ्तार कराना शुरू किया। और इन गिरफ्तारियों में मैं आपको बताऊं कि ये फिलिप गुणावर्दीन और उनकी पत्नी तो गिरफ्तार हुए, उनका बच्चा भी गिरफ्तार हुआ, जो लगातार 6 हफ्ते यहाँ भारत सरकार की जेल में, वर्ली जेल में रहे। और उसके बाद उन्हें सीलोन डिपोर्ट कर दिया गया, सीलोन भेज दिया गया। इसके अलावा एनएम परेरा, सोयसा, कूरे, रॉबर्ट, गुणावर्दीन, रेगी और जेल गार्ड सोलोमन, ये भी सब गिरफ्तार हो गए। स्टालिनवादियों ने इन्हें भी, इनकी भी खुफियागिरी करके इन्हें गिरफ्तार कराया। ये अलग अलग शहरों से गिरफ्तार हुए। और एंथोनी पिल्लई और मेंडेस, ये तो 1946 तक जेल में रहे। रॉबर्ट, जिसने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की जेल से, उसे पुलिस ने गोली मारी उसकी टांग पर और उसकी टांग टूट गई। बाकी सबको कोलंबो डिपोर्ट कर दिया गया और कोलंबो की बदुला जेल में उन्हें बहुत सख्त पहरे में इस बार रखा गया। सभी को 6 से 7 साल की सजाएं हुई। तो ये गद्दारी थी स्टालिनवादियों की, जिसमें वे ब्रिटिश सरकार के लिए खुफियागिरी कर रहे थे। बम्बई से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से, कानपुर से और दूसरी जगहों से इन ट्रॉट्स्कीवादी नेताओं को स्टालिनवादियों ने गिरफ्तार कराया था पुलिस के हाथों। 1944 में 1940 में मैं आपको बता दूं कि लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या कर दी गई थी मैक्सिको में। लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि लियोन ट्रॉट्स्की स्टालिन और हिटलर के बीच में जो युद्ध संधि हुई थी, उसका विरोध कर रहा था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लियोन ट्रॉट्स्की ने 1938 में चौथा इंटरनेशनल बनाया। और स्टालिन और हिटलर के बीच में जब 1939 में, अगस्त 1939 में युद्ध संधि हुई, तो उसका जो सबसे मुखर विरोध था वो ट्रॉट्स्की और चौथे इंटरनेशनल की तरफ से आ रहा था। और इस विरोध के चलते जर्मन पुलिस, खुफिया पुलिस गेस्टापो और सोवियत खुफिया पुलिस ने मिलकर, स्टालिन की पुलिस ने मिलकर मैक्सिको में लियोन ट्रॉट्स्की की बहुत ही बर्बर तरीके से हिमकुदाल से हत्या करा दी थी। लियोन ट्रॉट्स्की अक्टूबर क्रांति का शीर्ष नेता था। अक्टूबर क्रांति का वास्तविक सैनिक संगठन लियोन ट्रॉट्स्की की नेतृत्व में हुआ था। तो लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या जो है मैक्सिको में इसलिए करा दी गई, जर्मन और सोवियत पुलिस ने इसलिए उसकी हत्या की क्योंकि वो स्टालिन और हिटलर के बीच में युद्ध संधि का विरोध कर रहा था। 1940 में ट्रॉट्स्की की हत्या हो चुकी थी और ट्रॉट्स्की की हत्या के बाद एलएसएसपी जो है, मैंने बताया आपको कि किस तरह से युद्ध का विरोध जारी रखे हुए थी। 1944 में एक प्रस्ताव जो है वो एलएसएसपी के अंदर आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि इसका सीधे सीधे भारत से कोई संबंध नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। ये एक प्रस्ताव आया जिसमें फिलिप गुणावर्दीन ने दक्षिण पथ की तरफ मोड़ लेते हुए एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि हमें सीएसपी के अंदर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर शामिल होना चाहिए। स्टालिनवादी पार्टी पहले से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर शामिल थी, ये मैंने आपको कल बताया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लेफ्ट विंग थी। उसके अंदर शामिल होने का प्रस्ताव पहले सीपीआई में पारित हो चुका था और सीपीआई जो है उसमें शामिल हो चुकी थी। फिलिप गुणावर्दीन ने यह प्रस्ताव रखा कि ट्रॉट्स्कीवादी एलएसएसपी को भी, बीएलपीआई को
सीएसपी में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से एलएसएसपी की कांग्रेस ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ट्रॉट्स्कीवादी बूर्जुआ पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, वो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, चाहे वो बूर्जुआ पार्टी का लेफ्ट हो या राइट हो, उसमें ट्रॉट्स्कीवादी शामिल नहीं हो सकते। और ट्रॉट्स्कीवादी पार्टी को अपना अभियान स्वतंत्र रूप से एक मजदूर पार्टी होने के नाते, स्वतंत्र सरबराह पार्टी होने के नाते उसे जारी रखना चाहिए। तो फिलिप गुणावर्दीन का प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन ये एक विकास था, एक डेवलपमेंट थी एलएसएसपी के अंदर, जो हम जिस पर बात करेंगे कि आगे चल के वो किस तरह से खतरनाक साबित हुई और किस तरह से चौथा इंटरनेशनल जो है इसी तरह का मोड़ लेते हुए उसका पतन हुआ। तो ये उसके पतन के कारणों में से एक था। तो यहां बीएलपीआई ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, एलएसएसपी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और इसके बाद 1946 में जो नौसेना का विद्रोह हुआ, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका बीएलपीआई ने समर्थन किया, और उसके समर्थन में उसने मजदूरों को उतारा सड़क पर, खासतौर से मद्रास और कानपुर और बंबई में वो मजदूरों को सड़क पर लाने में कामयाब हुई भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में। उसके बाद 1946 में जब नौसेना का विद्रोह हुआ, तो ये एक इतिहास है जिसे स्टालिनवादी पूरी तरह से छिपाते हैं। उस समय स्टालिनवादी सीपीआई, क्योंकि ब्रिटेन के साथ समझौता था स्टालिन का, तो स्टालिनवादी सीपीआई ने इस नौसेना विद्रोह में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो ब्रिटेन की दलाली करती रही। इस नौसेना विद्रोह में खुलकर हिस्सा लेने वाली थी बीएलपीआई, ट्रॉट्स्कीवादी पार्टी बीएलपीआई। बीएलपीआई अकेली भारत में ऐसी पार्टी थी जिसने इस नौसेना विद्रोह के समर्थन में मजदूरों को सड़क पर उतारा, खुलेआम पर्चे बांटे, खुले प्रदर्शन किए, और इतने बड़े प्रदर्शन किए बंबई और मद्रास में बीएलपीआई ने, जिसमें हजारों मजदूरों ने बंबई में हिस्सा लिया इन प्रदर्शनों में नौसेना विद्रोह के समर्थन में। लेकिन पुलिस ने नौसैनिकों और इन मजदूरों को आपस में मिलने से रोक दिया। पुलिस ने बहुत भारी बंदोबस्त के बीच तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मजदूरों और नौसैनिकों के बीच संबंध नहीं होने दिया, उनके बीच में संपर्क नहीं होने दिया। ये संपर्क नहीं हो सका, लेकिन बीएलपीआई ने बड़े प्रदर्शन आयोजित किए और नौसैनिक विद्रोह का समर्थन करने वाली ये ट्रॉट्स्कीवादी बीएलपीआई अकेली पार्टी थी भारत के अंदर। ये कम्युनिस्टों का जो शानदार चमकता हुआ इतिहास है, इसे सामने नहीं लाया जाता। और सीपीआई वाला जो इतिहास है, जो गद्दारियों से भरा पड़ा है स्वतंत्रता आंदोलन के, उस आंदोलन को, उस इतिहास को आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। और बड़े हैरानी और शर्म की बात है, अभी मैं सुन रहा था जिसमें प्रकाश करात, सीताराम येचुरी और वृंदा करात, ये तमाम लोग भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास के साथ अपने इतिहास को जो है गड़बड़ कर रहे थे, उसे जोड़ रहे थे, अपने शर्मनाक इतिहास को जोड़ रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कम्युनिस्टों की बड़ी भारी भूमिका है। वे ये नहीं बता रहे थे कि कौन से कम्युनिस्टों की। तो जिन कम्युनिस्टों की भूमिका है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, वो कम्युनिस्ट जो हैं वो प्रकाश करात, सीताराम येचुरी और इनकी पार्टियां नहीं है, डी राजा की पार्टी नहीं है, भट्टाचार्य की पार्टी नहीं है। जिन कम्युनिस्टों की इस आंदोलन में शानदार भूमिका है वो हम हैं, वो ट्रॉट्स्कीवादी हैं। वो ट्रॉट्स्कीवादियों की पार्टी बीएलपीआई है, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो स्टालिनवादियों की जो भूमिका है वो ना सिर्फ नगण्य और शून्य है, बल्कि वो नकारात्मक है। उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने घात किए, और स्वतंत्रता आंदोलन को सींचने वाले, अपने खून से सींचने वाले जो लोग हैं वो हम हैं, वो ट्रॉट्स्कीवादी हैं, जिनके इतिहास पर इन लोगों ने जानबूझकर मिट्टी डाल दी है, उस पर इन्होंने राख डाल दी है। तो वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी उस राख में दबी हुई इन चिंगारियों को फिर से बाहर ला रहा है, फिर से उस सच्चे इतिहास को आपके सामने हम ला रहे हैं। तो ये इतिहास है जिसके अंदर इस नौसैनिक विद्रोह को, 1946 के नौसैनिक विद्रोह को समर्थन देने वाली जो पार्टी है वो बीएलपीआई, ट्रॉट्स्कीवादी पार्टी बीएलपीआई बनी।
जिसका 1942 में संगठन हुआ बीएलपीआई का। भारत में मौजूद जो ट्रॉट्स्कीवादी ग्रुप थे उन्होंने एलएसएसपी के साथ मिलकर इसकी नींव रखी और इसे लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व वाले चौथे अंतर्राष्ट्रीय के साथ जोड़ दिया। ये चौथे अंतर्राष्ट्रीय का भारतीय उपमहाद्वीप पर सेक्शन बनी और ये सेक्शन बनते ही इसने अपनी शानदार कार्रवाइयाँ शुरू की। पहले ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई, उसे नेतृत्व दिया, और जब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की पीठ में छुरा भोंका, जब गांधीवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन की लगाम को ढीला छोड़ दिया, तो ट्रॉट्स्कीवादियों ने उसे आगे बढ़ाया और ट्रॉट्स्कीवादियों ने उसे आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ इस भारत छोड़ो आंदोलन को समाजवादी क्रांति में तब्दील करने के बदलने के प्रयास जारी रखे, बल्कि उन्होंने नौसैनिक विद्रोह को खुला समर्थन दिया। उसके समर्थन में बड़े प्रदर्शन किए मुंबई और मद्रास में। ये अकेली पार्टी थी जिसने, बीएलपीआई अकेली पार्टी थी जिसने भारत में माउंटबेटन प्लान का विरोध किया, जिसने भारत के सांप्रदायिक विभाजन का विरोध किया। और आपको बता दें कि इस सांप्रदायिक विभाजन का न सिर्फ कांग्रेस ने समर्थन कर दिया था, बल्कि जो कांग्रेस का लेफ्ट विंग था, सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसने भी एब्सटेंशनिज्म के जरिए अनुपस्थित होकर इसे जो है मौन समर्थन दे दिया था। तो पूरी कांग्रेस जो है वो इसे समर्थन दे रही थी और तमाम पार्टियां भारत के सांप्रदायिक धार्मिक रंग के विभाजन को एक मुस्लिम पाकिस्तान और एक हिंदू आधिपत्य वाले भारत को समर्थन दे रही थी, उसे स्वीकार कर रही थी, उसका पक्ष ले रही थी और उसके आगे नतमस्तक हो रही थी। उस समय अकेली पार्टी बीएलपीआई थी जिसने इसे खारिज कर दिया, जिसने भारत के सांप्रदायिक विभाजन को पूरी तरह से खारिज कर दिया, नौसैनिक विद्रोह को समर्थन दिया। और सबसे ऊपर जब 1947 में इस विभाजन को अंजाम दिया गया, बलात् अंजाम दिया गया, 20 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हुए, जब ये तमाम पार्टियां, बुर्जुआ वर्ग की तमाम पार्टियां इसे आज़ादी कहकर लोगों को भ्रमित कर रही थी और सीपीआई, स्टालिनवादी सीपीआई इनके साथ शामिल थी इस भ्रम को फैलाने में, उस समय बीएलपीआई ने अगस्त 47 के 15 अगस्त 1947 के इस तमाशे को प्रतिक्रांति का चरम करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिक्रांति का चरम है। उन्होंने कहा कि प्रतिक्रांति जो भगत सिंह और उसके कामरेडों को फांसी चढ़ाने के साथ शुरू होती है, चंद्रशेखर आज़ाद और उसके साथियों को खत्म करने के साथ शुरू होती है, जो तीसरे दशक के शुरुआत से शुरू होती है और लगातार दूसरे विश्व युद्ध तक जारी रहती है, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत के सांप्रदायिक विभाजन के रूप में अपने चरम को हासिल करती है, तो ये उस प्रतिक्रांति का चरम है। 15 अगस्त 1947 के धार्मिक सांप्रदायिक विभाजन को प्रतिक्रांति का चरम बताने वाली बीएलपीआई, ट्रॉट्स्कीवादी बीएलपीआई अकेली पार्टी थी। तो ये जो बीएलपीआई का और ट्रॉट्स्कीवादियों का चमकता हुआ इतिहास है भारत में, हम इसके पतन पर भी बात करेंगे, हम इस पर भी अभी बात करेंगे कि बीएलपीआई का पतन कैसे हुआ। हालांकि वो आज का हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम उस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम बीएलपीआई से वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी तक आएंगे। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के ये ऐतिहासिक उद्गम हैं, उसके हिस्टोरिकल ओरिजिन्स हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज जिस वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का हमने संगठन किया है, ये वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी इसी बीएलपीआई की नींव पर, इसके कार्यक्रम पर खड़ी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि बीएलपीआई क्या थी, उसका ये चमकता हुआ दमकता हुआ इतिहास क्या था, शानदार इतिहास क्या था, और हम स्टालिनवादियों के घृणित कलंकित इतिहास से अपने आप को जोड़ने की जगह ट्रॉट्स्कीवादियों के बीएलपीआई के शानदार इतिहास का अंगीकार करें, उससे अपने आप को जोड़ें। तो ये शानदार इतिहास था ट्रॉट्स्कीवादियों का, बीएलपीआई का, जिसमें ट्रॉट्स्कीवादियों ने अगणित बलिदान देते हुए, आंदोलन की सबसे अगली कतारों में लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया, समाजवादी क्रांति के ध्येय को आगे बढ़ाया।
और बीएलपीआई की स्थापना और उसके विकास में उन्होंने शानदार योगदान दिया। ये बीएलपीआई का इतिहास है जो यहाँ आकर लगभग खत्म हो जाता है। 1948 में बीएलपीआई एक दक्षिणपंथी मोड़ लेती है और इस मोड़ के, जैसा मैंने कहा कि बीज जो है 1944 के उस रेजोल्यूशन में थे जिसे फिलिप गुणावर्दीन ने रखा था, जिसमें कहा गया था कि बीएलपीआई को एक बड़ी पार्टी सीएसपी के अंदर, कांग्रेस के लेफ्ट विंग सीएसपी के अंदर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर शामिल होना चाहिए। तो 1948 में बीएलपीआई का सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर दिया गया। सोशलिस्ट पार्टी में वो दाखिल हुई, विलय नहीं हुआ था असल में, ये इसको एंट्रिज्म कहा। एंट्रिज्म असल में लियोन ट्रॉट्स्की की एक अलग टेक्टिक थी जिसे फ्रांस में बड़ी कामयाबी के साथ लागू किया गया था इससे पहले। ये एंट्रिज्म क्या था जिसे लियोन ट्रॉट्स्की ने जिसे प्रस्तावित किया था? एंट्रिज्म का मतलब था कि अगर कोई सेंट्रिस्ट पार्टी, कोई मध्यमार्गी पार्टी लेफ्ट की तरफ हट रही हो, तेजी से लेफ्ट की तरफ जा रही हो, उसमें विभाजन हो गया हो और उसका एक हिस्सा लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, या कि दूसरे कारणों से पार्टी लेफ्ट की तरफ हट रही हो, तो ट्रॉट्स्कीवादी पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को उसके अंदर घुस जाना चाहिए, उस पार्टी में, और उस पार्टी को टेक ओवर करना चाहिए, उस पार्टी के अंदर अपना प्रचार करना चाहिए और उस पार्टी के अंदर से तमाम क्रांतिकारी तत्वों को बाहर निकालते हुए उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए और अपनी पार्टी का इस तरह से विस्तार करना चाहिए। तो ये एंट्रिज्म था, ये एंट्रिज्म की टैक्टिक थी जिसे बड़े गलत तरीके से 1948 में अप्लाई किया गया। 1948 में ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये किसी भी तरह से लेफ्ट की तरफ हटती हुई पार्टी नहीं थी, बल्कि ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये दक्षिण की तरफ, राइट की तरफ हटती हुई पार्टी थी और इसलिए इस टैक्टिक्स को उल्टा अप्लाई किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो बीएलपीआई थी इसके अंदर विभाजन होते गए और इन विभाजनों के चलते बीएलपीआई का पतन होता गया। इसके साथ ही 1950 के दशक में चौथे इंटरनेशनल में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 के साथ साथ ही उसमें ये प्रवृत्तियां उभरने लगी थी। 1950 में वे हावी हो गई चौथे इंटरनेशनल पर। जो मिशेल पाब्लो और बाद में अर्नेस्ट मंडेल जो चौथे इंटरनेशनल के नेता बने हुए, उनके नेतृत्व में यह प्रवृत्ति चौथे इंटरनेशनल पर हावी होने लगी। ये कहा जाने लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब और कोई रास्ता नहीं है, दुनिया का बंटवारा बूर्जुआ शक्तियों और स्टालिनवादियों के बीच में हो गया है, इसलिए अब लंबे समय ये इक्वेशन बनी रहेगी और हमें जो है ट्रॉट्स्कीवादियों को, जो स्टालिनवादियों के हाथ में मास पार्टियां हैं, उनके अंदर जाकर उनके अंदर लंबे समय हमें काम करना चाहिए और उनके अंदर जाकर हमें जो है बिल्टअप करना चाहिए इनकलाब का। तो ये बहुत ही गलत नीति थी, ये दक्षिणपंथी नीति थी, जिसकी वजह से जो पार्टियां इस तरह से शामिल हुई उनका भी और साथ में उस चौथे इंटरनेशनल का भी मिशेल पाब्लो और अर्नेस्ट मंडेल के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में इस नीति को आगे बढ़ाया था जिसने इस पॉलिसी को सामने रखा था। स्टालिनवादी पार्टियों के अंदर, स्टालिनवादी संगठनों के अंदर जो पार्टियां शामिल हुई वे पूरी तरह से तिरोहित हो गई, उनका पतन हो गया और वास्तव में ये जो सोचा जा रहा था कि स्टालिनवादी पार्टियां जो हैं वे लंबे समय होल्ड ऑन करेंगी या उन्हें क्रांति की तरफ मोड़ा जा सकता है, ये पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ये स्टालिनवादी पार्टियां धीरे धीरे प्रतिक्रांति का किला बन गई, उसका गढ़ बन गई और ये अपनी अपनी राष्ट्रीय सरकारों का समर्थन करने लगी। दुनिया में साम्राज्यवाद का ये मजबूत किला बन गई और ये जो नीति थी कि किसी तरह से इनके अंदर घुसकर हम किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं और इन पार्टियों को जो है हम क्रांति के रास्ते पर ला सकते हैं या इनमें से बहुत सारे तत्वों को हम क्रांति के रास्ते पर ला सकते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत साबित हुई। और इसके साथ ही बहुत सारे नेता जिनमें टेड ग्रांट भी एक थे, जिन्होंने इस तरह की नीतियाँ ली कि हमें ट्रॉट्स्कीवादी स्वतंत्र पार्टियां बनाने के बजाय स्टालिनवादी पार्टियों के भीतर काम करना चाहिए। तो ये तमाम पार्टियां जो हैं ये या तो तबाह हो गई या ये पूरी तरह से जो राष्ट्रीय बूर्जुआजी हैं उनकी दुम बन गई, विश्व साम्राज्यवाद की दुम बनकर रह गई। तो चौथे इंटरनेशनल में इस नीति के खिलाफ फूट पड़ गई और अमेरिकी क्रांतिकारी
जेम्स पी केनन, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, लंबी चिट्ठी लिखी 1953 में, और उस चिट्ठी को लिखकर उन्होंने इस चौथे अंतर्राष्ट्रीय को दो फाड़ कर दिया, जिससे इसका विभाजन कर दिया, जिससे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ फोर्थ इंटरनेशनल का जन्म हुआ। और उसके नेतृत्व में आगे का जो संघर्ष है, अनवरत संघर्ष, वो चलता रहा, जिसमें मिशेल पैब्लो और अर्नेस्ट मंडेल जैसे नेताओं का पूरी तरह से पतन हो गया। इस हद तक पतन हो गया कि वे अपनी अपनी बूर्जुआ सरकारों के राष्ट्रीय सलाहकार बन गए और उनका सीधा समर्थन करने लगे। वे चौथे इंटरनेशनल का विरोध करने लगे, लियोन ट्रॉट्स्की का विरोध करने लगे, और हर तरह से वे क्रांति के खिलाफ खड़े हो गए। जेम्स पी केनन के नेतृत्व में ये जो विभाजन हुआ, ये आगे चला और आगे उसकी शानदार परंपरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी रही, चलती रही। भारत में बीएलपीआई इसके चंगुल में फंसकर नष्ट हो गई और लंबे समय इसका कोई ये दोबारा से पुनर्जीवित नहीं हो सकी। और मैं आपको बता दूं कि 1963 में ये मैं अपने नोट्स से आपको बता रहा हूं कि 1964 में एलएसएसपी जो है वो श्री माव भंडार नायके के मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गई। एलएसएसपी, लंका सम समाज पार्टी, जिसने ये राइट टर्न लिया, तो वो बार बार बूर्जुआ पार्टियों के अंदर शामिल होती हुई आखिरकार श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जो श्री माव भंडार नायके की थी उसमें शामिल हो गई और उसके मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गई। तो ये पूरी तरह से उन तमाम लोगों का पतन हो गया जिन्होंने राइट की तरफ, दक्षिण की तरफ जो है मुँह किया। इसके खिलाफ जैसा मैंने बताया कि चौथे अंतर्राष्ट्रीय के अंदर 1953 से ये संघर्ष शुरू हुआ जेम्स केनन के नेतृत्व में, लेकिन भारत में इसका रिफ्लेक्शन नहीं आ पाया, इस संघर्ष का रिफ्लेक्शन नहीं आ पाया। और भारत में बीएलपीआई के उस पतन के साथ एक तरह से ट्रॉट्स्कीवादी आंदोलन का अंत हो गया। यहाँ बाद में कुछ ग्रुप बने, लेकिन वो ग्रुप किसी भी तरह से मिशेल पाब्लो और अर्नेस्ट मंडेल से अपने आप को अलग नहीं कर पाए, उनके साथ जुड़े रहे, किसी न किसी रूप में कोशिशें हुई और इसीलिए वो कोई यहाँ बड़ा डेंट नहीं बना पाए। यहाँ ट्रॉट्स्कीवादी आंदोलन की नए सिरे से नींव पड़ने लगी। सन 2000 के आसपास हम लोगों ने उस बंद चैप्टर को दोबारा से खोल दिया। हमने ट्रॉट्स्कीवाद का, कॉमिंटर्न की बहसों का विशद अध्ययन किया और इस अध्ययन में हमने लगभग, आपको बता दें कि अगर ठीक से कहें तो 1998 से लेकर और 2012 तक लगभग ये 14 साल, जिसको हम कहेंगे कि लगभग 1.5 दशक, 1 से 1.5 दशक के बीच में हमने लगाया, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये ट्रॉट्स्कीवादी प्रोग्राम के भी डेवलपमेंट का, उसके कार्यक्रम के भी विकास का जो है 1.5 दशक था, जिसमें हम लड़ते गए। हमने स्टालिनवाद से अपना संबंध तोड़ा और स्टालिनवाद से संबंध तोड़कर हम ट्रॉट्स्कीवाद की तरफ मुड़ने लगे, धीरे धीरे मुड़े और इस 1.5 दशक में हमने ये कार्यक्रम तैयार किया, जिसके इर्द गिर्द हमने अक्टूबर, बल्कि ठीक से कहूँगा नए कैलेंडर के हिसाब से तो 7 नवंबर 2012 को हमने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस करके वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी, जिसमें हमने खुल्लम खुल्ला यह घोषित किया कि हम बीएलपीआई के वारिस हैं, हमारा कार्यक्रम बीएलपीआई का कार्यक्रम है। हमने अपना कार्यक्रम लिखते हुए भी बीएलपीआई के कार्यक्रम को अपना आधार बनाया, बोल्शेविक लेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम को अपना आधार बनाया, उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसमें हमने बहुत सारे बदलाव किए बीएलपीआई के कार्यक्रम में। और हमने वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का कार्यक्रम, जिसे हमने 1.5 दशक में विकसित किया, उसे प्रस्तुत किया 2012 में। 7 नवंबर 2012 को इस हिसाब से हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और हम उस पर भी कार्यक्रम करेंगे। तो ये बीएलपीआई से, आज का जो हमारा विषय है, बीएलपीआई से डब्ल्यूएसपी तक, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी तक का हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारे जो विकास है, ट्रॉट्स्कीवाद का जो विकास है, उसका एक शानदार इतिहास है। आज जिस इतिहास पर मैंने बात की है, मैंने आपको ब्रीफ में ये सारी चीज़ें बताई हैं। ट्रॉट्स्कीवाद का जो एक लंबा और बहुत ही शानदार मिलिटेंट इतिहास है, जिसे छिपा दिया गया जानबूझकर, साजिशाना षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जिसे छिपा दिया गया, और जो सीधे सीधे अक्टूबर क्रांति के जो निष्कर्ष हैं, अक्टूबर क्रांति के जो लेसन्स हैं, उनके साथ जाकर जुड़ता है। कॉमिंटर्न के अंदर जो
शानदार विवाद हैं, एक संघर्ष है, लंबा संघर्ष है लियोन ट्रॉट्स्की का, उसके साथ जाकर जुड़ता है। और जो बड़ी कंसिस्टेंट, बहुत ही संजीदगी के साथ जिसने अपनी नीतियों को तैयार किया बीएलपीआई ने। और मैं इसको दोहरा दूं कि बीएलपीआई भारत छोड़ो आंदोलन का को उसके नेता नेतृत्व दे रहे थे, उसकी अगली कतारों में थे। उन्होंने नौसैनिक विद्रोह को समर्थन दिया, भारत के सांप्रदायिक विभाजन का विरोध करने वाली अकेली पार्टी थी। और 1947 को उन्होंने आज़ादी न कहकर उसे प्रतिक्रांति का चरम कहा। उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि किसी भी तरह से 15 अगस्त 1947 किसी तरह की आज़ादी है भारत की मेहनत कश जनता के लिए। उन्होंने कहा कि ये नई गुलामी की शुरुआत है और ये प्रतिक्रांति का चरम है। उस प्रतिक्रांति का चरम है जो भगत सिंह और चंद्रशेखर और उनके साथियों को ख़त्म करने के साथ शुरू हुई थी, और उसका अंत 20 लाख लोगों के मर्डर, सांप्रदायिक विभाजन के दौरान 20 लाख लोगों की मौत और 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पूरी तरह से बेघर बार करने के साथ जो है यहाँ आकर वो अपने प्रतिक्रांति अपने चरम पर पहुंचे। तो ये शानदार इतिहास है साथियों ट्रॉट्स्कीवादियों का, जो आपको पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया चार्ल्स अर्विन की किताब है टुमारो इज अवर्स, जिसमें उन्होंने शोध किया और उन्होंने ये जो छिपा हुआ इतिहास था ट्रॉट्स्कीवादियों का उसे वे निकाल कर लाए, उसे बताया। और बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने इस इतिहास को रखा। हालांकि छोटी मोटी गलतियां उसके अंदर, तथ्यात्मक गलतियां हैं जिसकी तरफ हमने इंगित किया था और चार्ल्स अर्विन को हमने उसके बारे में बताया था, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियां, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मोटे मोटे तौर पर बहुत शानदार तरीके से इस इतिहास को निकाल कर रखा। तो आज जो स्टालिनवादी ये कहते हैं कि ट्रॉट्स्कीवादियों ने क्या किया, ज़मीन पर क्या किया, तो इन लोगों को इस इतिहास को पढ़ना चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि ट्रॉट्स्कीवादियों ने इस देश के अंदर क्या किया, ट्रॉट्स्कीवादियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या किया, और ट्रॉट्स्कीवादी भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या करना चाहते थे, और किस तरह से बीएलपीआई के उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ है। किस तरह से दोबारा से उस क्रांति का जन्म हुआ है जिसे स्टालिनवादियों ने उस पर राख डाल दी थी, लेकिन वो एक चिंगारी बनकर तब से सुलग रही थी। किस तरह से वो चिंगारी फिर से ज्वाला बनकर धधक रही है। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के रूप में किस तरह से वो पार्टी उस शानदार पार्टी के रूप में फिर से सामने है, फिर से शानदार कार्यक्रम लेकर सामने है, और फिर से वो एक बार स्टालिनवादियों की निंदा कर रही है, उन सियारों की निंदा कर रही है जो इन पिछले तमाम दशकों में कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों की पूंछ पर बैठे रहे। उनके सामने कुछ सीटों के लिए भीख का कटोरा लिए हुए वे आज भी खड़े हैं बिहार में, और असम में फिर से खड़े होने वाले हैं और बार बार खड़े होते रहे। तो यहां पाश की वो पंक्तियां मुझे स्मरण हो रही हैं, याद आ रही हैं, जिसमें पंजाब के उस क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश ने कहा कि क्या ये मेरे ही वक्त में होना था, ये जुल्म जो है ये मेरे ही वक्त में होना था कि मार्क्स का शेर जैसा सिर दिल्ली की गलियों में रुलता फिरना था। तो पाश ने स्टालिनवादियों की और स्टालिनवादी पार्टियों की इन्हीं घृणित और कुत्सित नीतियों पर आक्षेप करते हुए ये पंक्तियां लिखी, उन पर हमला किया। तो भगत सिंह से पाश तक और पाश के बाद ये जो परंपरा डब्ल्यूएसपी की है, ये शानदार परंपरा जो सीपीआई के खिलाफ खड़ी होती है और क्रांति के पक्ष में खड़ी होती है, समाजवाद के पक्ष में खड़ी होती है, मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, ग्राम्सी, रोजा के पक्ष में खड़ी होती है, उनकी विरासत को अपनी विरासत बनाती है। तो इस परंपरा के साथ जुड़ने के लिए हम युवाओं और मजदूरों से अपील करते हैं, और उनसे हम ये अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि वो स्टालिनवादियों की उस घृणित परंपरा से पूरी तरह से नाता तोड़ें, जिसकी पैरोकारी येचुरी और करात जैसे सीआर कर रहे हैं, भट्टाचार्य जैसे सीआर कर रहे हैं। उन्होंने मार्क्सवाद को लुगदी बना दिया है, मार्क्सवाद की उन्होंने लाल झंडे को पोछा बनाकर वे बुर्जुआ नेताओं के जूते साफ कर रहे हैं। तो इन घृणित नेताओं से पूरी तरह से नाता तोड़ें, इनकी परंपरा से नाता तोड़ें, और इस चमकती हुई परंपरा से, ट्रॉट्स्कीवादियों की शानदार परंपरा से अपना नाता जोड़ें, बीएलपीआई से नाता जोड़ें, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी से नाता जोड़ें। और इस ललकार के साथ, इस चुनौती के साथ साथियों, हम आज के इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज का भी अंत कर रहे हैं।
हम आपको सचेत कर रहे हैं कि ये लोग जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कम्युनिस्टों की भूमिका पर बात कर रहे हैं, जो कम्युनिस्ट आंदोलन की भूमिका पर बात कर रहे हैं, ये हमें ये नहीं बता रहे कि वे कौन से कम्युनिस्ट आंदोलन की भूमिका पर बात कर रहे हैं। तो मैं अपने शब्दों को फिर से दोहराते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि दोस्तों, ये वो कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व जो है ये रंगेसियार करते हैं, स्टालिनवादी लोग करते हैं। ये वो परंपरा है जिसका प्रतिनिधित्व हम ट्रॉट्स्कीवादी करते हैं। हम ट्रॉट्स्कीवादी डंके की चोट पर यह दावा करते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर की, पाश की, बीएलपीआई की, चौथे इंटरनेशनल की, तीसरे इंटरनेशनल की, लेनिन और ट्रॉट्स्की के तहत तीसरे इंटरनेशनल की उस चमकती हुई दमकती हुई परंपरा के अगर वारिस कोई है तो वो हम हैं। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी है, हम ट्रॉट्स्कीवादी हैं। और इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी संख्या कितनी है। ये सही है कि इनकी संख्या लाखों में और हमारी संख्या सिर्फ दर्जनों में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको याद दिला दूं कि दुनिया की तमाम क्रांतिकारी पार्टियां, उनका जन्म इसी तरह से हुआ है। और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का संगठन ये पहली पार्टी है, मैं आपको बता दूं, दक्षिण एशिया में जिसका संगठन एक कार्यक्रम के चारों तरफ हुआ है। इससे पहले ये जितनी भी पार्टियां संगठित हुई हैं, ये कोई भी पार्टी किसी कार्यक्रम के चारों तरफ संगठित नहीं हुई। सीपीआई का जन्म तीसरे इंटरनेशनल के कार्यक्रम के चारों तरफ जरूर हुआ था, लेकिन उसने बहुत जल्दी उससे नाता तोड़ लिया था और फिर उसके हाथ में कोई कार्यक्रम नहीं था। स्टालिनवादी सीपीआई के हाथ में, जो 1933 में जिसकी दोबारा से स्थापना हुई, उसका अपना कोई कार्यक्रम नहीं था। वो बिना कार्यक्रम की पार्टी थी। और उसके बाद जितनी भी पार्टियां बनी, उनके हाथ में कोई कार्यक्रम नहीं था। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी ने अपने संगठन से पहले अपना विशद कार्यक्रम रखा, जिसे आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम के चारों तरफ ये पार्टी, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी संगठित हुई। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी, हम गर्व के साथ कहते हैं कि वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी लेनिन और ट्रॉट्स्की की पार्टी है। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी इनकलाब की पार्टी है, समाजवादी क्रांति की पार्टी है। और वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी इन स्टालिनवादी सियारों की शत्रु पार्टी है। तो साथियों, इस लेक्चर के साथ, आज की इस वार्ता के साथ हम इस सीरीज़ का भी अंत कर रहे हैं। हमारी सीरीज़ थी, हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो 100 वर्ष हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के, कम्युनिस्ट आंदोलन के, जो सीपीआई से शुरू होकर डब्ल्यूएसपी तक आते हैं, ये जो शानदार 100 वर्ष हैं, इनका ये जो गर्वित इतिहास है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, ये इतिहास सीपीआई के जरिए होकर के नहीं आता, स्टालिनवादी सीपीआई के जरिए होकर नहीं आता, बल्कि ये उस शानदार सीपीआई से शुरू होता है जिसकी स्थापना लेनिन और ट्रॉट्स्की के नेतृत्व वाले तीसरे इंटरनेशनल के निर्देशन में हुई थी। और उसके पतन के साथ फिर ये बीएलपीआई के साथ जुड़ता है, ट्रॉट्स्कीवादियों के साथ जुड़ता है, चौथे इंटरनेशनल के साथ जुड़ता है, और उनसे होते हुए, भगत सिंह की परंपरा से होते हुए, चौथे इंटरनेशनल से होते हुए, लियोन ट्रॉट्स्की से होते हुए, ट्रॉट्स्कीवादियों से होते हुए ये वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी तक पहुंचता है। तो हम साथियों से ये अपील करते हैं कि वे वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के इन ऐतिहासिक उद्गमों को पढ़ें। वे स्टालिनवादियों की इस बेहुदा झक से बिल्कुल प्रभावित ना हो कि ट्रॉट्स्कीवादियों ने ज़मीन पर क्या किया। अगर आप ये नहीं जानते कि ट्रॉट्स्कीवादियों ने ज़मीन पर क्या किया, तो इससे इतिहास अंधा नहीं हो जाता। आपके ना देखने से सूरज नहीं छुप सकता। तो साथियों, आप इतिहास का गहनता से अध्ययन करें, जानें, समझें। कम्युनिस्टों की इस शानदार परंपरा को आप आत्मसात करें और इस परंपरा पर चलते हुए, इस डगर पर चलते हुए क्रांतिकारी कम्युनिस्ट बनने की कोशिश करें, स्टालिनवादी नहीं। तो धन्यवाद साथियों, आज के सीरीज़ का हम अंत कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। हम इन तमाम विषयों को पार्टी के स्थापना दिवस पर 7 नवंबर पर फिर एक बार लेंगे और इन्हें ब्रीफ में आपके सामने रखेंगे। तो साथियों, लाल सलाम, धन्यवाद साथ रहने के लिए।